तो चलिए दोस्तों, अंबेडकर की 3 चेतावनियां देख लेते हैं। तो 25 नवंबर 1949 को अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा में प्रभावी भाषण दिया और उन्होंने कहा कि भारत का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इसे अमल में लाने वाले लोग खराब निकले, यानी वही अगर नेता खराब निकले तो संविधान निश्चित रूप से अच्छा साबित नहीं होगा। तो आज संविधान का पतन क्यों हो रहा है? क्योंकि नेता अच्छे नहीं, नेता केवल अपने स्वार्थ में जी रहे हैं, पर परमार्थ के लिए नहीं जी रहे हैं। भारतीय संविधान व लोकतंत्र की भावी सफलता के लिए 3 चेतावनियां उन्होंने दी थी। पहला है अराजकता का व्याकरण, ग्रामर ऑफ एनार्की से मुक्ति। चूंकि देश अब आजाद हो गया तथा स्वयं का संविधान लागू हो जाएगा, ऐसे में राज्य विरोध के क्रांतिकारी व हिंसक तरीकों के साथ साथ असहयोग, सविनय अवज्ञा व हत्याग्रह जैसे तरीकों को भी छोड़ना होगा। जो गांधीवादी मेथड है, अब उनको हमें छोड़ना पड़ेगा अगर संविधान को चलाना है। ये अब छोड़ना पड़ेगा। ये एक देश के रूप में जब हम ब्रिटिश के अधीन थे तब तो ठीक है, लेकिन अब ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये अराजकता के व्याकरण के अलावा और कुछ नहीं है। यह संवैधानिक तरीके, इनसे आप सरकार को झुका रहे हैं, वो भी असंवैधानिक तरीकों से। इसकी बजाय संवैधानिक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। हीरो वर्शिप का निषेध। तो ये जो काइंड ऑफ अंबेडकर जी आज जो दलित कम्युनिटी या SC कम्युनिटी के लोग हैं, बाबा साहब को एज ए हीरो ट्रीट करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो उसका विरोध करते थे, वो हीरो वर्शिप की बात ही नहीं करते थे। उनका मानना था कि हीरो वर्शिप से क्या होगा, आप जो सोचने का दायरा है वो कम हो जाएगा। तो हीरो वर्शिप का वो विरोध करते थे और आज विडंबना है कि खुद उनकी मूर्तियां बनाकर लोग उनकी पूजा करते हैं। तो ये देखिए, स्टुअर्ट मिल दोहराते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी महान व्यक्ति के पैरों पर अपनी आज़ादी न रखें, ना ही उन पर इतना विश्वास करें कि उसे आपके संस्थानों को नष्ट करने में सक्षम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि महान पुरुषों के प्रति जिन्होंने उम्र भर देश की सेवा की है, कृतज्ञ होने में कोई बुराई नहीं है, पर कृतज्ञता की भी सीमाएं हैं। आयरिश पेट्रियट डेनियल कोलेल को दोहराते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने सम्मान के मूल्य पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई भी स्त्री अपनी पवित्रता के मूल्य पर कृतज्ञ नहीं हो सकती, और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के मूल्य पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। कि आप अपनी स्वतंत्रता छोड़कर इतना ज्यादा हीरो वर्शिप करने लगे कि आप हिटलर जैसे नेता को तैयार कर दें, ये भी गलत है। तो हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए, आप अपना दिमाग लगाइए ना। अंबेडकर के अनुसार भक्ति का मार्ग, नायक पूजा भारत के अन्य देशों की बजाय ज्यादा है, भारत में ये ज्यादा है। अतः उन्हें चेतावनी दी कि धर्म में भक्ति आत्मा के उद्धार का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा गिरावट व तानाशाही के लिए एक निश्चित मार्ग है। इसलिए हीरो वर्शिप से बचना चाहिए। कितना भी महान नेता हो, कितना भी बड़ा नेता हो, हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए कि हम इसके खिलाफ कुछ सुनेंगे ही नहीं, हम भक्त बन जाए। भक्त नहीं बनना, कोई भी विचार हो, कोई भी नेता हो, कुछ भी हो, भक्त नहीं बनना। राजनीतिक लोकतंत्र की अपर्याप्तता। तो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र भी आवश्यक है। सामाजिक लोकतंत्र जीवन का एक साधन है जो जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वतंत्रता, समानता व आपसी बंधुत्व को पहचानता है। ये सिद्धांत अलग अलग नहीं है, बल्कि एक संघ के रूप में कार्य करते हैं। इनको एक दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के उद्देश्य को हराना। तो स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व को अलग नहीं किया जा सकता है। समानता के लिए स्वतंत्रता कई लोगों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता को जन्म देती है। समानता के लिए स्वतंत्रता कई लोगों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता को जन्म देती है। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्ति की पहल को मार देगी। आपसी बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता व समानता प्राकृतिक चीजें नहीं बन पाएंगी। तब उन्हें लागू करने के लिए ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। We are entering into a world which is dichotomous और which is full of contradiction. राजनीतिक जीवन में हमारे पास समानता होगी। In political sphere we would have equality, that is one person, one vote, one value. पर सामाजिक व आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। But in social and economic sphere we will have inequality because everyone will not able to compete with other. हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से compete नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड उसको अलाउ नहीं करेगा कि वो दूसरे जो कि समृद्ध परिवार से बिलोंग करता है उससे फाइट कर सके। और चूंकि जो डिप्रेस क्लासेस हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनका तो पहले से ही आर्थिक
और इवन सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, तो उनके पास तो और ज़्यादा असमानता होगी, उनके पास तो और कम परिस्थितियां होंगी अपने आप को मुक्त कराने के लिए। मेरा पक्ष है कि ऐसा मानने में कि हम एक राष्ट्र हैं, हम एक भ्रम में जिएंगे। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति महल खड़ा किया हुआ है, दूसरा व्यक्ति गरीब है, तो हम राष्ट्र कैसे हो जाएंगे? हजारों जातियों में विभाजित लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? भारत में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जातियां हैं। भारत में जातियां हैं और जातियां राष्ट्र विरोधी होती हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। क्योंकि प्रथम, क्योंकि ये सामाजिक जीवन में विभाजन लाती हैं, है ना, ये सामाजिक जीवन में विभाजन लाती, तो सामाजिक जीवन में विभाजन लाती हैं मतलब ये हमें जुड़ने नहीं देती हैं, आपस में मेल जोल कम होता है हमारे बीच में, तो एक शंका बनी रहती है, हम उस प्रकार से दुश्मन के खिलाफ लड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हम आपस में बटे हुए। दूसरा, वे राष्ट्र विरोधी हैं इसलिए भी क्योंकि वे जाति व जाति के बीच ईर्षा व प्रतिपक्ष पैदा करते हैं। अम्बेडकर द्वारा विरोध, तो इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया है। वे कांग्रेस व साम्यवादी पार्टी दोनों को उच्च जाति वालों की पार्टी कहकर पुकारते हैं, यानी दे आर द पार्टीज ऑफ अपर क्लास। कांग्रेस इज द पार्टी ऑफ अपर क्लास। फिर अम्बेडकर, कांग्रेस धर्मशाला संगठन है, कांग्रेस शोषक व शोषितों की जमात है। यह जमात राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तो ठीक है, पर समाज के नवीनीकरण के लिए ठीक नहीं है। यानी इससे हम अंग्रेजों को हरा तो सकते हैं, लेकिन हम अपने समाज को सुधार नहीं सकते। अम्बेडकर के अनुसार कांग्रेस एक धर्मशाला संगठन है, यानी एक ये अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन है जो मूर्ख, धूर्त, मित्र, शत्रु, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष, सुधारवादी, कट्टरवादी, पूंजीपति व मजदूर सभी के लिए खुली हुई। इस प्रकार से ये इस पर व्यंग कर रहे हैं ना। गांधी का विरोध, तो परंपरागत हिंदूवाद की सभी बुराइयां गांधी में हैं। गांधी जी वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं। गांधी जी ना इसीलिए पुनः प्रकट हुआ ना। गांधी जी 1932 तक गांधी जी ने ऐसा कुछ काम नहीं किया था दलितों के लिए, तो वो बात भी थी। फिर ये जातीय श्रेष्ठता काइंड ऑफ उसमें जो हिंदू धर्म में जो धर्म को राजनीति में लाने की बुराई है वो भी, तो ये सब बातें हैं जिसके कारण गांधी जी क्रिटिसाइज करते हैं अम्बेडकर। फिर गांधी अछूतों को नैतिक निरस्ता प्रदान कर रहे हैं और उन्हें उच्च वर्णों की दया का पात्र बना रहे हैं। अम्बेडकर को गांधी का दिया हरिजन शब्द अस्वीकार था। अम्बेडकर ने गांधी की मुख्य अवधारणाओं स्वराज, अहिंसा, विकेंद्रीकरण, ट्रस्टीशिप, खादी, ग्राम स्वराज व शाकाहार को अस्वीकार कर गांधी की स्वैच्छिक निर्धनता और धार्मिक राजनीति का विरोध किया है। अम्बेडकर जी गांधी जी के विपरीत शहरीकरण, औद्योगिकरण और संसदीय लोकतंत्र के पक्षधर थे। तो वही बात है कि ये शहरीकरण, औद्योगिकरण और संसदीय लोकतंत्र के पक्षधर इसलिए थे क्योंकि इससे जो दबे कुचले हुए लोग हैं, जो हमेशा से सताए हुए लोग हैं, इनको एक पहचान मिलेगी, इनको एक भय के वातावरण से इनको निकाला जा सकता है। गांधी के ट्रस्टीशिप की ओर की इन्होंने घोर आलोचना की है। अम्बेडकर के अनुसार गांधी के ट्रस्टीशिप का आधार हास्यास्पद है। 1931 में गांधी ने अपना प्रसिद्ध वक्तव्य दिया, क्या कहा कि मैं विशाल अस्पृश्य समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता हूँ। गांधी ने क्या कहा कि मैं विशाल अनटचेबल समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता हूँ। शुरू में अम्बेडकर ने इसे स्वीकार कर लिया, पर बाद में बोले कि उन्होंने गांधी के विषदंत देख लिए। तो गांधी कह तो ऐसा रहे हैं कि मैं दलित समाज का या अनटचेबल समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लेकिन उनके जो दांत हैं, उनके दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के दांत कुछ और हैं। अम्बेडकर, अगर फिर कोई वाद जिसने धर्म को अफीम बनाकर लोगों को लुभाने के लिए झूठे सुरक्षा विश्वासों में रखा है, तो वह है गांधीवाद। शेक्सपियर का अनुसरण करते हुए कोई यह कह सकता है कि दिखावटी कल्पना शक्ति तेरा नाम गांधीवाद है। दिखावटी कल्पना शक्ति तेरा नाम गांधीवाद है। गांधी के ग्राम स्वराज का विरोध किया, तो गांव व प्रकृति की ओर लौटने का गांधीवादी नारे का अधिकतर जनता के लिए तात्पर्य है नग्नता की ओर लौटना, मलिनता की तरफ लौटना, गरीबी व अशिक्षा की तरफ लौटना। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का जोरदार आलोचना की, तो अम्बेडकर ने हिंदू वर्ण व्यवस्था यानी चतुर्वर्ण की तुलना प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था यानी दार्शनिक राजा सैनिक उत्पादक वर्ग से करके इसकी आलोचना की। अम्बेडकर जाति श्रद्धा के आरोही पैमाने व अवमानना के अवरोही पैमाने पर आधारित है। तो जाति श्रद्धा के आरोही पैमाने, श्रद्धा बढ़ेगी, शूद्र की श्रद्धा कम होगी, वैश्य की श्रद्धा कम होगी, उससे ज्यादा होगी। फिर जो क्षत्रिय हैं उनकी श्रद्धा, उनके लिए श्रद्धा और ज्यादा होगी, और ब्राह्मणों के लिए श्रद्धा आरोही होगा। लेकिन अवमानना यानी इनका जो अवमानना इन द सेंस की इनकी जो
इनका जो अपमान है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये अवरोही पैमाने पर आधारित है, अर्थात प्रत्येक जाति अपने से ऊंची जाति से घृणा करती है, उसका पतन चाहती है, पर साथ ही अपने से नीचे की जाति के साथ मिलना भी नहीं चाह रही। हर जाति हर जाति के अपने विशेषाधिकार हैं, कोई भी इस व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहता। अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत अखबार के संपादकीय में लिखा कि अगर बाल गंगाधर तिलक दलित के रूप में पैदा होते तो उनका नारा होता, अस्पृश्यता निवारण मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ना कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म की चतुर्वर्ण व्यवस्था की तरह प्लेटो के त्रिवर्गीय वर्गीकरण की भी गंभीर आलोचना की। फिर ये पंचायती राज का भी विरोध करते हैं। अम्बेडकर गांव उदासीनता के अड्डे हैं, दे आर द अबोर्ड ऑफ या दे आर द डेन ऑफ इग्नोरेंस। अतः शहरीकरण जरूरी है। गांवों में परंपरागत जाति व्यवस्था के कारण पंचायती राज का विरोध किया। क्यों? क्योंकि वहां पर परंपरागत जाति व्यवस्था में जो ब्राह्मण वर्ग है वो ज्यादा शक्तिशाली है, तो वो दलितों को दबाएगा। इन्होंने संविधान सभा में गांवों को भारतीय राज्य व्यवस्था की आधार इकाई मानने का पुरजोर खंडन किया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। उन्होंने गांधी के इस आंदोलन को अनुत्तरदायीपूर्ण व पागलपन भरा कार्य बताया था। फिर मनु का विरोध किया, तो मनुस्मृति को उन्होंने जलाया क्योंकि इसमें शोषणकारी वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया। 1927 में जब अम्बेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई तो गांधी जी ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती है। वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप की घोर आलोचना की। तो वीर पूजा लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति वीर पूजा अपकर्ष या तानाशाही का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसलिए हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की इतनी ज्यादा पूजा नहीं हो कि वो हिटलर बन जाए। मार्क्सवाद की आलोचना। तो अम्बेडकर के अनुसार वर्ग संघर्ष द्वारा समाज में गरीबी को नहीं मिटाया जा सकता। क्लास कॉपरेशन होना चाहिए, ना कि क्लास कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। अम्बेडकर ने भारतीय साम्यवादी दलों को उच्च जाति के लोगों का संगठन बताया। तो एवं जो भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे वो भी अपर क्लास से या अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, एम रॉय जैसे लोग। फिर नोट किया है कि दलधार के क्षेत्र में अम्बेडकर को अमेरिकी निग्रो नेता पॉल रॉबिन्सन के समान माना जाता है। अम्बेडकर की त्रयी ट्रिनिटी ऑफ अम्बेडकर क्या है? तो अम्बेडकर राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का आधार तत्व स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को मानते हैं। यही बात जो फ्रांसीसी क्रांति में आई थी, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। अम्बेडकर की यह त्रयी फ्रांस की क्रांति से नहीं बल्कि बौद्ध धर्म से प्रभावित है, ये भी याद रखिएगा। आपको पता लगे आपने कह दिया कि ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है, नहीं, ये बौद्ध धर्म से प्रभावित है। इस त्रयी के अलावा अम्बेडकर राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के बिना अधूरा मानते हैं। वही बात है कि जब तक लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से एम्पावर ना किया जाएगा, जो जिनकी आवाज नहीं उनको आवाज नहीं दी जाएगी, जो अनएम्पावर्ड हैं उनको एम्पावर नहीं किया जाएगा, तब तक अब वास्तव में जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसको सफल नहीं बना सकते। भाषाई राज्यों अम्बेडकर। तो बेसिकली अम्बेडकर भाषाई राज्यों यानी भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के समर्थक थे। भाषाई व छोटे राज्यों के समर्थन में उन्होंने दो तर्क दिए। पहला, इससे लोकतंत्र का क्रियान्वयन आसान होता है। दूसरा, इससे जाति व सांस्कृतिक तनाव दूर होते हैं और एकता बढ़ती है। वे भाषाई राज्यों के निर्माण के तो पक्षधर थे, किंतु किसी भाषा को राज्य की सरकारी भाषा बनाने को वो संकीर्णता व राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा मानते थे। अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में लिखा कि मेमनों के ऊन कतल लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। इसके बावजूद वे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए संघीय व्यवस्था में मजबूत केंद्र यानी स्ट्रॉन्ग सेंटर के पक्षधर थे। अम्बेडकर विशेष तो 1930 में अखिल भारतीय दलित संघ के अध्यक्ष बने। अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया दलित फेडरेशन, दलित क्लास फेडरेशन या डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन के अध्यक्ष बने। 1937 में अम्बेडकर को लेबर पार्टी ने मुंबई विधानसभा के चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 15 स्थानों में 13 स्थान पर विजय प्राप्त की और 2 समान स्थानों पर भी इनको विजय मिली थी। तो अम्बेडकर की जो लेबर पार्टी थी उसने मुंबई विधानसभा परिषद के चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 15 स्थानों में 13 में विजय प्राप्त की और 2 स्थानों पर भी विजय प्राप्त की, यानी टोटल 15 की 15 सीटें जीत ली थी लेबर पार्टी। 1945 में पीपल्स एक्शन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना था। 1945 में